एक ऐसी जगह जो खतरनाक मुजरिम, लुटेरों और खूंखार जानवरों का गढ़ मानी जाती है, जहां से गुजरने वाले ज्यादातर इंसान इस गैप को पूरा ही नहीं कर पाते और आज तक केवल 7 बार ही किसी व्हीकल के थ्रू इसे पार किया जा सका है। जबकि आज हमने बड़े से बड़े समुद्र तक में ब्रिज बना डाला है, फिर भी हम इस मात्र 100 मील के एरिया में कोई रोड तक नहीं बना पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खतरनाक जगह है कौन सी, तो हम आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं डैरियन गैप की, जो कोलंबिया से पनामा के बीच मौजूद है, जिसकी वजह से आज तक भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी नहीं बन पाई है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों यहाँ पर आज तक कोई रोड नहीं बन पाई है, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज तक इस एरिया में कोई रोड कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पाई, यह जानने से पहले आपकी इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। असल में ये लगभग 100 मील का एक बड़ा सा जंगल है जो साउथ अमेरिका की कंट्री कोलंबिया से पनामा के बीच में आता है। इसे डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि पूरे ह्यूमन इतिहास में केवल 7 बार इसे किसी व्हीकल से क्रॉस किया जा सका है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह इतना खतरनाक है तो लोग यहाँ जाते ही क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि हर कोई जानता है कि यह बहुत खतरनाक है, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए इसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डोंकी फ्लाइट से आने वाले उन अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के बारे में जो साउथ अमेरिका की किसी कंट्री में उतरते हैं और इस खतरनाक गैप से होते हुए यूएसए में इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस, उनमें से ज्यादातर लोगों को तो यह डैरियन गैप ही खा जाता है और वे कभी भी अमेरिका पहुंच नहीं पाते। असल में इन अनडॉक्यूमेंटेड लोगों में बहुत सारे इंडियन भी शामिल होते हैं और इंडियन के अलावा इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला से आए हुए ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी लाइफ का ड्रीम लेकर यूएसए पहुंचना चाहते हैं। अगर बात करें 2022 की, तो इसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डैरियन गैप के थ्रू मैक्सिको से होते हुए यूएसए जाने की कोशिश की थी। लेकिन इन 2.5 लाख लोगों में से कई सौ लोग तो इस गैप को पार करते हुए ही मारे गए थे। चलो अब हम बताते हैं कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया क्यों माना जाता है, जहां पर इतना पैसा और टेक्नोलॉजी के बाद भी इंसान कोई कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं कर पाया है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे 4 कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो यहाँ का खतरनाक मौसम। अगर आप डैरियन गैप को वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह इक्वेटर से थोड़ा ही ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है और साथ ही इसके आसपास अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। हाई ह्यूमिडिटी एंड एक्सट्रीम गर्मी के कॉम्बिनेशन के कारण ही यहाँ पर बड़ा और खतरनाक जंगल पाया जाता है, जहाँ साल के लगभग 300 से 320 दिन तक तेज बारिश होती रहती है। बारिश की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। यही वजह है कि 21वीं सदी में भी इतनी बड़ी एरिया में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल होता है और सीमेंट को सूखने के लिए ड्राई क्लाइमेट एंड कुछ टाइम की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिटी और बारिश इतनी ज्यादा है कि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया तो यह कभी सूख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर केवल इसी एक रीजन को यहाँ कनेक्टिविटी न होने का कारण मान लिया जाए तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इंसान तो कुछ भी कर सकता है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके थ्रू हम अलग अलग प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। इसलिए अगर इंसान चाहे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर तेज बारिश, लैंडस्लाइड एंड ह्यूमिडिटी का तोड़ भी निकाल लिया जाए तो भी कई और ऐसे कारण हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं देते, जिनमें से एक है यहाँ पर पाए जाने वाले खतरनाक और जहरीले जानवर। हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इतने जहरीले सांप, मच्छर और दूसरे कीट पतंगे नहीं होंगे जितने अकेले डैरियन गैप में पाए जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस पूरे एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल, ना रोड या कोई और सुविधा। इसलिए अगर यहाँ मौजूद जहरीले सांप या जीव जंतु ने किसी को काट लिया तो उसका मरना तो तय है, क्योंकि इतनी जल्दी से उसे किसी अस्पताल में एडमिट भी नहीं कराया जा सकता। इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए आने वाले लोग डरते हैं और यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया और जहरीले जीवों के काटने की वजह से या फिर नदियों में डूबकर मर जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कोई भी देश यहाँ पर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। अगर चाहे तो की जा सकती है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि इंसान जहाँ चांद और मंगल तक पहुँच गया है, सूरज की ऊंचाई तक को हमने नाप लिया है,
तो फिर इस 100 मील के दायरे में ऐसा क्या है कि आज तक यहाँ पर ना कोई रोड और ना ही रेल कनेक्टिविटी बन पाई है? क्या किसी देश के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वह यहाँ पर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सके? वेल, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन हम आपको बताते चले कि ऐसा नहीं है कि कोई देश यहाँ पर कनेक्टिविटी बना ही नहीं सकता। बना तो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी को सबसे पहले अपना मतलब साधना होता है। और कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि डैरियन गैप में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाए। और इन देशों में शामिल है सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड यानी कि यूएसए और साउथ अमेरिकन कंट्री पनामा। असल में आज का पनामा पहले कोलंबिया का ही एक स्टेट हुआ करता था, मगर जैसा कि हमने अभी बताया, कोलंबिया और पनामा के बीच में डैरियन गैप मौजूद है और कोलंबियन गवर्नमेंट का पनामा से कनेक्ट रहने का केवल एक ही रूट मौजूद था जो समुद्र के थ्रू पनामा तक जाता था। क्योंकि डैरियन गैप से होकर गुजरना तो अपनी मौत को दावत देने जैसा ही था। अब इसी डिसकनेक्टिविटी का फायदा पनामा ने उठाया और पनामा ने खुद को आजाद घोषित करने के लिए एक मूवमेंट चला दी। और इस आजादी की मूवमेंट में एक उभरती हुई शक्ति ने ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। असल में यूएसए उस टाइम पर उभरता हुआ सुपरस्टार था, पर यह तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका कुछ भी ऐसा नहीं करता जिसमें उसका फायदा ना हो। वह पनामा की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि पनामा कैनाल में उसको काफी इंटरेस्ट था और वह चाहता था कि पनामा कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो। इसलिए उसने पूरी तरह पनामा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वैसे पनामा कैनाल में उसका इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि यूएसए बहुत बड़ा है और इसे अपने ही ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचने के लिए साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। लेकिन अगर पनामा कैनाल पर उनका कंट्रोल हो जाए तो उनका रूट बहुत छोटा और आसान हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि अपनी वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट जो कि डिस्कनेक्ट पड़ा हुआ है उसे कनेक्ट करने का आसान तरीका पनामा कैनाल पर कंट्रोल करना है। और साथ ही अमेरिका अपने ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक ट्रेड और अपनी आर्मी को भेजने के लिए पनामा कैनाल का इस्तेमाल करता था। इसलिए पूरी दुनिया जानती थी कि जिसका पनामा कैनाल पर अधिकार होगा उसके हाथ में यूएसए की एक बहुत बड़ी वीकनेस भी आ जाएगी। लेकिन उस समय पनामा कैनाल पर कोलंबिया का कब्जा था और कोलंबिया किसी भी हाल में इस कैनाल का कंट्रोल अमेरिका को देना नहीं चाहता था। इसलिए अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन बचा और वो था पनामा में होने वाले इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करना। बस फिर वही हुआ जो यूएसए एंड पनामा चाहते थे। 1903 में पनामा दुनिया के नक्शे पर एक नया आजाद देश बनकर उभरा और इसे रिकॉग्नाइज करने वाला पहला देश कौन बना, आप सोच ही सकते हो। जी हाँ, वह अमेरिका ही था जिसने सबसे पहले पनामा को एक नए देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया, जिसका एहसान उतारने के लिए पनामा ने भी पनामा कैनाल और उसके आसपास की सारी जमीन को अमेरिका को परमानेंट लीज पर दे दिया। 1999 तक यह सारा एरिया और पनामा कैनाल अमेरिका के कंट्रोल में रहा। लेकिन 1999 में यूएसए ने पनामा कैनाल को पनामा गवर्नमेंट को सौंप दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इस कैनाल की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। आज भी यह अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच होने वाला मोस्टली सी ट्रेड इसी पनामा कैनाल से होता है और यही अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट भी करती है। हर साल लगभग 14,000 कार्गो शिप इस रास्ते से गुजरते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आज भी इस कैनाल को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देशों में अमेरिका शामिल है। साथ ही चीन भी इससे बहुत ज्यादा व्यापार करता है। यह कैनाल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए के वेस्ट कोस्ट को अफ्रीका, साउथ अमेरिका से कनेक्ट करने का भी यही एक शॉर्ट वे है। साथ ही पनामा भी नहीं चाहता कि इस एरिया यानी कि डैरियन गैप में कोई कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो सके। ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि असल में पनामा के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा मौजूद है क्योंकि पनामा ही पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहां पर ड्रग्स और कोकीन को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ड्रग्स माफिया के पास ड्रग्स सप्लाई करने का एक ही रास्ता है, वह पनामा कैनाल से गुजरता है। इसलिए पनामा कैनाल सिक्योरिटी और पनामा के ऑफिसर्स इन ड्रग्स माफियाओं को पकड़ लेते हैं। इसलिए यूएसए और पनामा को लगता है अगर डैरियन गैप में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर दी गई तो ड्रग माफिया यहीं से निकल जाया करेंगे, जिससे नॉर्थ अमेरिका में ड्रग्स कारोबार और भी ज्यादा फैल जाएगा। क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में तो सुना ही होगा कि अमेरिका के मोस्टली लोग ज़ॉम्बी ड्रग्स का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। वेल, इसमें ज़ॉम्बी का मतलब फिल्मों में दिखाई जाने वाली ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान को ना दर्द होता है ना कोई तकलीफ अनुभव होती है, वह बस अपने नशे में रहता है। साथ ही यूएसए को एक और बात का खतरा है कि डैरियन गैप से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होने के बाद में अनडॉक्यूमेंटेड लोग उनके देश में आकर भर जाएंगे।
इसलिए अगर कोलंबिया और पनामा की गवर्नमेंट डैरियन गैप में किसी तरह से कनेक्टिविटी करने का एग्रीमेंट कर भी लें तो अमेरिका कभी भी यहाँ पर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी नहीं होने देगा। वैसे तो हमने इस गैप के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन अब हम यहाँ कनेक्टिविटी ना होने का आखिरी रीजन बताते हैं। वह है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ अमेरिका के बहुत सारे देश काफी गरीब हैं, जबकि अमेरिका में हाई स्टैंडर्ड लिविंग के ऑप्शन मौजूद हैं। इसलिए यहाँ से बहुत सारे लोग अमेरिका पहुँचना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी को बहुत ज्यादा हार्ड कर चुका है, जिसकी वजह से लीगल वे से अमेरिका जाना तो मुश्किल है। इसलिए लोग इलीगली वे से डैरियन गैप के थ्रू अमेरिका पहुंचते हैं। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि इस गैप में कोई भी इम्प्रूवमेंट हो। इसलिए यहाँ कनेक्टिविटी न होने देने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है, क्योंकि इतना खतरनाक गैप होने के बावजूद लोग यहाँ से घुसकर इलीगली यूएसए चले जाते हैं। अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी बन गई तो सोचो यूएसए में इलीगली घुसने वाले लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए यूएसए नहीं चाहता कि इसे किसी भी कनेक्टिविटी के साथ में कनेक्ट किया जा सके। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अमेरिका को यहाँ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड होने देनी चाहिए? क्योंकि कनेक्टिविटी न होने के बावजूद भी लोग तो इलीगली अमेरिका में घुस ही जाते हैं। अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।